हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिमेनिंग टॉपिक्स में। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम का स्ट्रक्चर, उनकी एक जो होती है डिस्कवरीज, यूजेज उनका। अब हम पढ़ेंगे फाइनली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में रदरफोर्ड की थ्योरी का सबसे बड़ा हाथ था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अल्फा रेज गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्डेड की थी, जिस आप इस पे देख पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में अल्फा एमीटर गोल्ड फॉयल के अंदर की और उसकी चारों तरफ एक फॉयल रखती। डिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स एक तरफ थे, नॉन डिफ्लेक्टिव दूसरी तरफ थे और फ्लोरेंस स्क्रीन तीसरी तरफ थी। अब जो डिफ्लेक्टेड हुए बेसिकली तो वो तो न्यूट्रल स्पीशीज कहलाने लगे। जो नॉन डिफ्लेक्टेड थे वो तो इलेक्ट्रॉन जो एक क्लाउड की सूरत में न्यूक्लियस के ऊपर था। बेसिकली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला। अब नेक्स्ट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के कुछ एक्सपेरिमेंट की कुछ पॉइंट थी। सबसे पहले कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अब साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी फाइंडिंग देयर पोजीशंस। अब उनकी पोजीशन और लोकेशन फाइंड आउट करना, वो कहाँ पे बेसिकली एटम के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, और वो लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर थी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया। बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उन्होंने इसके लिए पोलोनियम और रेडियम उठाए थे मेटलिक फॉइल के बम्बार्डमेंट के लिए। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ रिमेनिंग रह गए, कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन के आए। तो इसके नताइज क्या निकले, हम कहने लगे कि एक एटम जो है बेसिकली स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी सिग्नेचर आ गई, कौन सी साइन आ गई, कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि आया कि न्यूक्लियस खुद एक पॉजिटिव चार्ज मास का हैवी वेट है। नेगेटिवली चार्ज उसका पोर्शन था, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे बन रहे थे उसकी वजह से था। तीसरा, प्रोटॉन के जितने नंबर थे उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज मास रेशो या कंजर्वेटिव चार्ज उसके ऊपर न्यूट्रल है। हम कहते हैं न्यूक्लियस एज अ न्यूट्रल स्पेशी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के दौरान। सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के। इस मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स भी थे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था तो ये भी ज़रूरी नहीं था कि सारे जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। फर्स्ट डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड जो मॉडल था वो लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड था, और वो लॉज ओनली न्यूट्रल स्पेशीज़ के लिए थी। आया कि अगर हम एज आ न्यूक्लियस को होल कंसिडर कर रहे हैं तभी वो लॉ एप्लीकेबल था, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए तो वो लॉ एप्लीकेबल था ही नहीं। तो एक ये डिफेक्ट। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसका कुछ तो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, और वो स्पेक्ट्रम हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। किसी कोने में वो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी लाइंस नज़र होनी चाहिए, तो वो स्पेक्ट्रम की लाइंस क्यों नहीं बन रही। तीसरा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्पाइरल, इलेक्ट्रॉन को गिरना चाहिए न्यूक्लियस के ऊपर, वो न्यूक्लियस के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा। ये तीन सबसे बड़े इसकी डिफेक्ट्स थे या एतराज़ात थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। फिर बोर का एटॉमिक मॉडल आया। बोर ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल इन्वेस्टिगेट की। नील बोर 1913 में साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने एक नई चीज़ दरियाफ्त की। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आया कि रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो उनके डेफिनेट शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम शेल का टर्म इस्तेमाल किया, ऑर्बिट का टर्म इस्तेमाल किया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का
जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म किया और उन शेल्स को नेम दिया KLMN। के सबसे करीबी शेल होगा, एल उससे दूर होगा, एम उससे दूर होगा, एन उससे और ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से। उसके अलावा उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स के जो रिवॉल्व करता है और उसी शेल के ऑर्बिट में ही रहता है, इसलिए एनर्जी लेवल इन ऑर्बिट या शेल्स की डेफिनेट होती है, यानी कंजर्वेटिव होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमेन शेल होगा तो वो ना ही एनर्जी गेन करेगा ना ही लॉस करेगा। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो जो है एन से एम की तरफ जंप करेगा एक्साइटेड, जब डाउन होगा तो के से एल की तरफ जंप करेगा। बेसिकली ये चीज़ें इस बात का सबूत थी कि जो एटम के अंदर जो सेल, ये जो शेल कॉन्सेप्ट है ये राइट है। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल ही है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अभी भी नहीं है। अभी भी उसके ऊपर और तहकीकात होनी बाकी है, कुछ और चीज़ें भी डिस्कवरीज हो रही हैं, लेकिन यहाँ तक कि रदरफोर्ड मॉडल अभी बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता। इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। सबसे बड़ा डिफेक्ट इसका ये था कि ये इलेक्ट्रॉन का जो था एक स्पेक्ट्रम था, एक इलेक्ट्रॉन का तो ठीक है, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। और हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम बन रहा था तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसकी कुछ लाइंस नज़र आ रही थी लेकिन ज़्यादा रिप्लेस हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? हाइड्रोजन तो प्रोटॉन स्पीशी है, पॉजिटिव है। वो इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और किसी भी स्पेक्ट्रम की सही तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक एडवांस देने में उसकी पॉइंट्स नाकाम रहे। उसके बाद क्या हुआ, बोर थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जेमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेक इफेक्ट को भी डिफाइन नहीं कर पा रही थी। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इनके ऊपर ये जेमन इफेक्ट क्यों हो रहा है या ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इनके ऊपर ये था कि सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुनियाद में आगे चलकर ये तय होना था कि स्पेक्ट्रम्स जो हैं बेसिकली हम कहते हैं वो फिंगरप्रिंट है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी के बाद, स्पेक्ट्रोमीटर बनने के बाद आगे चलकर ये थ्योरी नील बोर सी एटॉमिक मॉडल एडवांसमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। थैंक यू।